लेकिन जब हम एक मुल्क में रहते हैं एक कौम बन के, तो सिर्फ सब वो सारा हमारा मसला है। एक आदमी निकला सजा सजा लेकर और उसने विक्ट्री दिखाई कि मैं जल्दी बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ा तमाचा है। जहां तक दियत और कसास की बात है कि आपने ये लामुतरफ करवाया, अब सबसे पहले सोचने की बात यह है कि हम यहाँ सिक्योर कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। सलाउद्दीन पंवर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे सलाउद्दीन पंवर के साथ सलाउद्दीन एडवोकेट साहब भी हैं, पंवर साहब हैं। इन्होंने बेशुमार केसेस किए हैं, शाहरुख जतोई केस को लेके कई ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं और इंतहाई मारूफ केसेस हैं। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, अब तक तहरीरी हुक्मनामा सामने नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो शाहरुख जतोई को रिहा करने का हुक्म दिया। अब सोसाइटी की जानिब से, जो कि पहले भी एक मुश्तइल थी कि मुल्ज़िम को सज़ा दी गई, उसके बावजूद उसने जेल में कोई वक़्त नहीं गुज़ारा, कभी अस्पताल में, कभी घरों में, कभी कहाँ वो टाइम गुज़ारता रहा। सज़ा जो उसको दी गई थी, सज़ा सही मानों में अमल दरामद नहीं हो रहा था, यानी कि पूरी मशीनरी उसके साथ मिली हुई थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। आप क्या समझते हैं, जो इब्तिदा में आपके साथ जितने भी वुकला थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी इस ट्रायल में, यानी कि मुल्ज़िमान को सज़ा दिलवाने में किस तरह अहम रोल प्ले किया गया? उसके बाद सज़ा हो गई तो उसके बाद फिर मुलज़िम छूट गए, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। देखिए, शायद थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे बात करूं। और जहां तक इस केस का सवाल है कि अकेला मैं नहीं था, आप सब लोग भी साथ थे मेरे। और इस ये केस था जो 2012 का बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जिसमें मीडिया थी, सिविल सोसाइटी थी और सुप्रीम कोर्ट थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर हम अक्यूज साइड देख लें कि रूलिंग पार्टी भी थी, और रूलिंग पार्टी के साथ साथ जो है आप बहुत सारे इतने बड़े-बड़े पावरफुल लोगों को फेस कर रहे थे, जो कि आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन सिचुएशन में, और इस मुल्क में रहते हुए कि ऐसे इंसिडेंट्स को और ऐसे लोगों को फेस कर पाए। लेकिन क्योंकि सिविल सोसाइटी और मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया इस इंसिडेंट को हाईलाइट करने के लिए, इसलिए एक आम आदमी एज़ कंपेयर टू कंप्लेनेंट एंड अक्यूज़ बराबरी बैलेंस भी नहीं था, और वो लोग इतने पावरफुल थे कि अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो ये केस हाईलाइट भी नहीं होता, ना ही इतने इसको हम कंक्लूड कर पाते। तो जब ये मैंने केस लिया था, तो तब से ही इस केस में काफ़ी जो कंप्लेनेंट साइड थी वो प्रेशराइज़ थी। काफ़ी सोर्सेबल लोगों के तरफ से उनके ऊपर प्रेशर भी था कि वो विथड्रॉ कर जाएँ और कहीं न कहीं से वो कंप्रोमाइज़ पे आ जाएँ। तो इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि हम सिक्योर कितने हैं। ये केसेस जो हैं, यही हमें हमें हमारा स्टेटस बताते हैं कि जिस जिस चीज़ के खिलाफ आप निकले थे, हम सब निकले थे बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि मैं भी उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, आप भी हैं और बाकी लोग भी हैं। चाहे हम अलग-अलग तबके फ़िक्र से ताल्लुक ज़रूर रखते हों, लेकिन सोसाइटी की जहाँ बात आती है, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, तब हम सबका जो भी कल्पर्ट होता है, जो भी मर्डरर होता है, उसकी कोई ज़ात ज़बान नहीं होती। वो सिर्फ़ कल्पर्ट या मर्डरर होता है, ठीक है? उसको कहीं भी इस नस्ल परस्ती के इश्यू पे नहीं ले जाना चाहिए, सबसे पहली बात है, ठीक है? क्योंकि अल्लाह का कानून है, हम सब मुसलमान हैं, और अल्लाह का कानून तो ये है कि किसी एक की जान लेना पूरे जहान की जान लेना है। कि अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं, तो चाहे हम किसी भी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जब हम एक मुल्क में रहते हैं, एक कौम बन के, तो सिर्फ़ सब वो सारा हमारा मसला है, ठीक है? ये केस ऐसा केस था जो कि एक फ्यूडलिज़्म और सिविल लोगों, कॉमन पीपल्स के बीच में एक एक बहुत बड़ी जंग थी, कि वहाँ से भी पूरे पावर्स चलाए गए और यहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है, वो उनको सपोर्ट करती रही, और फाइनली हमने अचीव किया कि आपने देखा कि कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें कन्वेक्शंस हुई। अब कन्वेक्शंस की बात के बाद आपने जजमेंट पे देखा, जो कि आपको मैसेज कन्वे किया गया जजमेंट के टाइम पे, कि अक्यूज सजा सुनने के बाद, कोई आम सजा नहीं थी, लाइफ नहीं थी, डेथ की सजा सुनने के बाद वो बाहर निकलता है और मुबारकबाद से लेके विक्ट्री तक जाता है। जी हाँ, वो तो पूरी दुनिया ने देखी ठीक है, उसकी विक्ट्री, बिल्कुल। विक्ट्री तक जाता है और वो आपको विक्ट्री विक्ट्री दिखाता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये जवाब था सारी सिविल सोसाइटी को, सुप्रीम कोर्ट को, मीडिया को, या जितने भी सिविल इदारे थे जो इस कंप्लेनेंट साइड से सपोर्ट में खड़े हुए थे।
एक आदमी निकला सजा सजा लेकर और उसने विक्ट्री दिखाई कि मैं जल्दी बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ा तमाचा है, ठीक है। बिल्कुल। बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मेरे मेरे मुंह पे, आप पे और सब पे, जो भी ये क्लास है हमारी, जो मिडिल क्लास और बाकी लोग जो है, जो सिविल सिविल टाइप लोग हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, और इवन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि एक बंदा मूवी की तरह निकलता है और विक्ट्री दिखाता है, और फाइनली वो बंदा जो है वो रिलीज होकर बाहर आ जाता है, और वो आपको आके बताता है कि सर मेरे माँ-बाप का वालिद। ये है कि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ सोर्सेज़ से चीज़ें सामने आई कि उन्होंने 32 या 35 करोड़ लिया, मुल्क से बाहर वो सेटल हो गए। तो वो कितनी सदाकत थी? फिर क्या इस तरह की अगर कसास या दियत आप ले लेते हैं, तो क्या वाक़ई जो फ़साद फ़िल अर्ज़ हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, दहशतगर्दी की दफ़ात भी ख़त्म हो जाएँगी? और इसके साथ एक और भी चीज़ है कि चीफ़ जस्टिस ने नोटिस लिया था। चीफ़ जस्टिस ने जब नोटिस लिया तो क्या चीफ़ जस्टिस के नोटिस की भी कोई हैसियत नहीं होगी? कल को आप कहेंगे कि कानून इजाज़त नहीं देता, उसके बाद एटीए भी लगती मुल्ज़िम रिहा हो जाए। देखिए, इस केस में तब इतने हर्डल्स क्रिएट किए गए थे कि जब सिविल सोसाइटी रोड पे आई और उसके बाद इसमें सो मोटो हुआ, चीफ जस्टिस ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, और सो मोटो लेने के बाद जो है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो उसमें सेक्शन 6 एंड 7 ऐड किया गया टेररिज्म एक्ट का। उसके बाद जुरिसडिक्शन चैलेंज हुई उसी हुँ। कोर्ट में कि ये एटीसी का ये एक्ट जो है अंडर सेक्शन 6 नहीं आता। वो जुरिसडिक्शन डिसाइड हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड की, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की कि ये एटीए बनता है, हुँ। ठीक है, ये दहशतगर्दी एक्ट बनता है। उसके बाद फिर से आपने देखा कि उसको रीडिसाइड किया गया, फिर चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया दूसरी दफा। हुँ। एक दफा पहले, एक दफा दूसरी दफा फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया, उसको वापस रिकॉल किया, ऑर्डर को, रिलीज ऑर्डर को रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद जो है फिर ये तीसरी दफा एक बेंच आई है जिसने अपना ओपिनियन डिक्लेयर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल यहां अक्यूज कंप्लेनेंट का नहीं है, सवाल यहां जनरल है, ठीक है। सवाल यह जनरल है कि अगर आपको शुरू से लग रहा था कि ये एटीए नहीं बन रहा तो आप नहीं बनाते। 10 साल केस में कर दिया। एक बंदा आया, उसने अपना ओपिनियन दिया, तब भी कानून एग्जिस्ट करता था। फिर दूसरा बंदा आया, उसने अपना ओपिनियन दिया, तब भी कानून एग्जिस्ट करता था। अब तीसरी बेंच आ गई और उसने आके ओपिनियन दे दिया कि नहीं, ये तो कानून बन ही नहीं रहा। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ कानून चल रहा है या ओपिनियन और अपनी मर्जी चल रही है? जो दिख रहा है कि वो तो एक अपनी मर्जी चल रही है, एक बात। दूसरी बात जो है, जहाँ तक दियत और कसास की बात है कि आपने ये ला मुतरफ करवाया, अब सबसे पहले सोचने की बात यह है कि हम यहाँ सिक्योर कितने हैं। मैंने इतने बड़े बड़े केसेस किए हैं जहां मैंने देखा है कि भाई भाई के लिए आने को तैयार नहीं था, सिर्फ इस कंडीशन पे कि एक तो चला गया लेकिन दूसरे को हम गंवाना नहीं चाह रहे। हुँ। सबसे पहली पॉइंट है कि हम सिक्योर कितने, आप जी। कितने सिक्योर है, मैं कितना सिक्योर हूं, हमारे पास क्या सिक्योरिटी है कि हम किसी बड़े आदमी के खिलाफ खड़े होते हैं, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो हम उसको जब अपोज करते हैं तो हम सिक्योर कितने। सबसे पहले तो ये इस पे सोचने की बात है, ठीक है। अगर हम सिक्योर नहीं है तो फिर आप आए इस बात पे कि जो कंप्लेनेंट साइड है, जिसके साथ इंसिडेंट होता है, जिसका बेटा, भाई, बाप या जो भी मारा जाता है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो आगे वाले को फेस कर पाएगा? क्या वो इस पोजीशन में है कि वो अपनी फैमिली को सिक्योर फर्दर रख पाएगा? क्या वो इस पोजीशन में है, या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इस पोजीशन में है कि जिसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वो उनको सिक्योरिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? जब ये सारी चीजें इसमें आपका जो स्टेट है, आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो कंप्लीटली उनके ही डायरेक्शन पे हैं, तो अगर उनका फेल्यूर ही है जो जो आपको डिसाइड कराता है कि अब बंदा तो चला गया, अब बेहतर है कि या तो खुद खुद भी मरो या तो फिर विड्रॉ कर जाओ। फाइनली ये जो सारे इंसिडेंट या जो चीजें हो रही है वो इस पे हो रही है कि हम अनसिक्योर है, हम सिक्योर नहीं है, और उस प्रेशर में आके हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। जब हमें अपनी बेटी का डर होता है कि कोई रास्ते से उसको ना उठा ले, हमें अपनी और बेटे का डर होता है कि कहीं वो ना मारा जाए, हमें किसी और मामलात को फेस करने का डर होता है, तो इसलिए फिर हमारे पास रास्ता नहीं होता कि हम खामोशी से विड्रॉ कर जाएं, और फाइनली आप देखिए फिर केसेस इतने बड़े बड़े जो हैं उनका डिस्पोजल ऐसे होता है कि हम फिर मायूस बैठे हुए होते हैं।
कसास और दियत का कानून जनरली क्या है ये बता दें। दूसरा ये है कि अगर दहशतगर्दी की दफ़ा किसी केस में शामिल है तो वहाँ पर उसका इतलाक होगा या नहीं, या दोनों पार्टीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऐसी सूरत में दहशतगर्दी की जो दफ़ा अगर शामिल है तो उस केस पर इतलाक होगा या नहीं। देखिए जो दहशतगर्दी एक्ट है सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो है क्राइम अगेंस्ट स्टेट। क्राइम अगेंस्ट स्टेट का मकसद ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग जब सफ़र करते हैं किसी के एक्ट से, कि एक से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाता है तो उसमें फिर किसी एक का मामला नहीं रहता। ये फिर पब्लिक का मामला हो जाता है कि कोई ऐसा एक्ट, ऐसा इंसिडेंट जिससे पब्लिक सफ़र करे, बहुत सारे लोग उस एक्ट से सफ़र करते हैं, तो तब वो किसी एक का मामला नहीं होता, इसलिए उसमें कंप्रोमाइज़ अलाउ ही नहीं है क्योंकि वो किसी एक बंदे का मामला नहीं है। ठीक है? जहाँ तक दियत और कसास का मामला है, वो जब ऑर्डिनरी कोर्ट ये केस जाता है और वो उसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई इनकी कोई पर्सनल मामला थे, पर्सनल ग्रज थी, पर्सनल डिस्प्यूट था और ये दो लोगों के बीच का मामला है। अब दो लोगों के बीच का जब मामला होता है और जब उसमें ही कोई मर्डर हो जाता है, तब कानून ने उनको राइट दिया है कि भाई ठीक है, अगर आपका दो दो लोगों के बीच का मामला है और आप एक दूसरे को माफ करना चाह रहे हैं कंप्रोमाइज बेसिस पे या फिर दियत के बेसिस पे, तो फिर आपको वो राइट है कि आप उसको माफ करें और आप फिर वो जो दियत अमाउंट है कानून के मुताबिक वो आपको पे कर दे। ठीक है? अब ये दियत अमाउंट के साथ साथ जो है वो एक कंपनसेशन भी है जो उसके जो जिसका मर्डर हो जाता है उसके लीगल हेयर्स है उनको दिया जाता है। ठीक है? तो ये कानून अलाउ करता है, लेकिन जहां पर इतलाक होता है स्पेशल लॉज का, तो स्पेशल लॉज में इस चीज की गुंजाइश नहीं है क्योंकि वो आपका अकेले का मामला नहीं होता, वो पब्लिक का मामला होता है। पब्लिक सफर करती है, पब्लिक उस एक्ट से जो है वो अफेक्टेड होती है, सोसाइटी अफेक्ट होती है, तो आपके पास वो राइट नहीं है कि आप उसमें कंप्रोमाइज करें। अच्छा सर, ये बताएं जो शाहरुख जतूरी का केस आप पहले दिन से देख रहे हैं, उसको प्रिपेयर होते रहे हैं, तो ये जाती झगड़ा नहीं था इन लोगों का, इसमें दहशतगर्दी की दफा क्यों शामिल की? देखिए जाति झगड़ा जहां तक मुझे मालूम है इसमें कि जातियात तब होती है जब कोई मोटिव होता है। ठीक है? घातियाँ तब होती है तब कोई मोटिव होता है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे खड़े होके किसी के बहन को छेड़ना, ये एक सडन इंसिडेंट था और उसके बाद दादा दिलीरी से वो किसी का मर्डर कर देना, तो ज़ातियात तो तब होती है कि एक पहले से मोटिव होता है, प्री प्लान्ड होता है कि मैं इससे लड़ने या इसको मारने जा रहा हूँ, वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन जहाँ तक सडन इंसिडेंट है कि आप किसी किसी भी बड़े आदमी के बेटे हो, भाई हो या उसके रिश्तेदार हो, ठीक है? और आपके साथ गार्ड है और ओपन प्लेस पे एक जनरल इशू है। अब यहाँ सिक्योरिटी का मसला है, जो मेन मसला है कि हम सिक्योर कितने हैं, पब्लिक कितनी सिक्योर है। तो आप ये देख ले, पूरा केस पढ़ ले कि किसी की बहन को इस तरह से छेड़ना और छेड़ने के ऊपर वो दादा दिलेरी से उसका मर्डर करना, सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना कि आपने हमारे साथ पंगा क्यों लिया, तो ये तो फिर टेररिज्म में आता अच्छा सर, ये मोटिव से एक सवाल ध्यान में आ रहा है। गालिबन 2020 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, गुलाम हुसैन वर्सेस फेडरेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीफ की थी कि ये जो इंटेंशनली या प्लान करके अगर मनसूबाबंदी करके कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो वो दहशतगर्दी में नहीं आएगा। और उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, तमाम हाई कोर्ट ने बहुत सारे दहशतगर्दी के केसेस मुलजमान को बरी किया है। तो अभी तक इस केस का जजमेंट तो सामने नहीं आया है, मगर ऐसा लगता है कि यही केस को फॉलो किया जा रहा है। तो उस हवाले से आपका है। क्या देखिए कहना है? ये जो गुलाम हुसैन का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी जजमेंट्स डिस्कस की हैं वो उन्होंने रिमांड की हैं। ठीक है? उन्होंने रिमांड की है कि इनको रिकंसीडर करें। फाइनल ओपिनियन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इन सारे मामलात को उन्होंने डिस्कस ज़रूर किया है कि ये जो मामलात हैं वो एटीसी में नहीं आते। एटीसी एंटी टेररिज्म एक्ट जो है उसका एक क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया में जो चीज़ें फॉल करती हैं आप उसको जो है उसमें रखें। बाकी चीज़ों को जो पर्सनली, पब्लिकली जो भी लोगों के आपस के मामलात हैं उनको निकाल दें, बाहर करें और उसको ऑर्डिनरी कोर्ट में, तो उसको ऑर्डिनरी कोर्ट में लेने के बाद ही ये सारी चेंजिंग्स आई हैं जो कि अभी अभी तक चल रही हैं। ये फैसला भी उसी के मद्देनज़र जो है उसके बाद इसमें चेंजिंग्स आई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी है। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, बाकी सब करेंगे। मेरा ये सवाल है सर कि ये जो कसास दियत पे आपने बात कर ली, मगर उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल और
कर लूँ कि ये जो देखिए नाज़िम जोखियों का केस भी हमारे सामने है। इस तरह और भी केसेज़ हमारे सामने कई आए हैं जिसमें दूसरी तरफ पावरफुल लोग होते हैं, जिसके जो मकबूल एक्यूजेड। पार्टी होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है। तो क़िसास व दियत का कानून बहुत आसानी से वहाँ पर लागू हो जाता है, वो क़िसास ले लेते हैं, दियत ले लेते हैं, बाज़ औक़ात तस्लीम कर लेते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपके ख़्याल से एक जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर कहाँ फ़ॉल करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज़ का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या जो कानून है वो सही है? देखें, जहाँ तक जो ये इस तरह के फैसले आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उनकी सिचुएशन देखनी चाहिए। जहाँ तक नाज़िम जोखियों के केस का सवाल है, वहाँ वो लोग एक तरफ से खड़े भी रहे, लेकिन फाइनली आपने देखा कि उसका विथड्रॉल हो गया। आगे से लोग इतने सोर्सेबल लोग थे कि वो जो स्टेट मशीनरी है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ थे, जिनको पब्लिक को सिक्योर करना है, वो भी उन्हीं के पास है। अगर रूलिंग पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता है, तो वो ये सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो प्रोटेक्शन में आती हैं, वो सारी फ़ॉल करती हैं होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर बैठा है, वो उनका कोलीग है। अब वो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हमें प्रोटेक्ट करने के बजाय हमें उल्टा प्रेशराइज़ करती हैं, तो हम अपने आप को सिक्योर फ़ील नहीं करते। नाज़िम जोखियों में भी यही हुआ कि एक जो है नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली जिसका शौहर मारा गया हो और वो औरत निहत्ती रह गई हो, और निहत्ती औरत जो है एक इलेक्टेड जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला एमएनए भी हो और सरदार भी हो वहाँ का जिसमें वो लोग रहते हैं। तो क्या हम इतने सिक्योर हैं कि हम उसको अपोज़ कर सकें? सबसे पहली तो बात ये है कि क्या हम इतने सिक्योर हैं कि हम उनको अपोज़ कर सकते? नेवर, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास क्रिमिनल एलिमेंट इतना होता है कि फाइनली हम इस पे जाके खड़े होते हैं कि एक बंदा तो चला गया, लेकिन अब बाकी जाने अगर को सिक्योर करना है तो फाइनली आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लो। तो ये जो है ये कानून तो ठीक है, कानून तो ठीक है, कानून ने रिलीफ दिया है, लेकिन कानून तब ठीक है जब आप विक्टिम्स को सिक्योर करें। जब आप विक्टिम्स को सिक्योर करेंगे, तब वो जो है इजीली और इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगे कि हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक आप लोगों को सिक्योर नहीं करेंगे, तो ये भी एक किस्म का प्रेशर है कि लोग प्रेशर में आके विड्रॉ कर जाते हैं। सर जो औरंगज़ेब साहब थे शाहज़ेब के वालिद, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, वो तो बड़ा मतलब अभी 10-12 साल जो पुराना इंटरव्यू था, अभी कल परसों फिर पब्लिक हो रहा था। तो वो तो पूरा ज़म नज़र आ रहे थे कि किसी भी सूरत जो है वो जो कातिल है उनको हर सूरत सज़ा होनी चाहिए, वो सज़ा से नहीं बचने चाहिए। वो कहते हैं आज मेरा बेटा मारा गया, मैं चाहता हूँ कि कल किसी और का बेटा ना मारा जाए। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने सरेंडर किस बुनियाद पे किया होगा? किस वजह से उन्होंने सरेंडर किया होगा? पैसा लेके मुल्क छोड़ने का फैसला क्यों किया होगा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी? देखिए, वही बात आ जाती है कि हम सिक्योर कितने हैं। अगर वो वो तो सिक्योर थे, पुलिस में थे ना सर, वो देखिए खुद पुलिस में थे। पुलिस में उनका ओहदा जो था पुलिस में, और एज अ सब ऑर्डिनेट वो काम कर रहे थे। अगर उसी पार्टी का, उसी रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर उसी जमात से हो जिसका जो अक्यूज जिससे ताल्लुक़ रखते हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो कितना इजी होगा उसको हिरास करना कि वो विड्रॉ कर जाए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दियत अमाउंट लेने के बाद मुल्क छोड़ना, घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। मुल्क छोड़ना ही इस चीज़ को साबित करता है कि वो सिक्योर कितने थे। अगर सिर्फ सिंपली माफ़ी किया था, तो वजह क्या थी कि वो मुल्क छोड़कर चले गए, यहाँ रह जाते नॉर्मली, उन्होंने तो माफ़ कर दिया था। फिर मुल्क क्यों छोड़ना था, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये दियत अमाउंट कंप्रोमाइज़ से पहले की सिचुएशंस क्या सिचुएशंस थी? क्या उन्होंने वो ये इंडिपेंडेंट फैसला लिया था? इस चीज़ को आप इंश्योर किस तरह से कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट फैसला था? जबकि उन्होंने कमिटमेंट की थी और पब्लिकली की थी कि कोई और इस तरह का और इंसिडेंट ना हो, इसलिए हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली पब्लिक जो है, एक एक दर्जा कायम है, एक दर्जा कायम है, एक हद है कि एक तरफ इतने बड़े-बड़े लोग आ जाते हैं, एक तरफ आम पब्लिक आ जाती है, जिसके पास सपोर्ट सिर्फ ये सिविल सोसाइटी की सपोर्ट है। अगर किसी ने सपोर्ट किया, तो वो मैटर भी हाईलाइट हो जाता है और मैटर कहीं न कहीं किसी अंजाम तक पहुँचता है। इसके अलावा तो आप देखते हैं कि कितने मामला जो हैं वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो इस केस के कंप्रोमाइज से भी आप इससे देख सकते हैं कि वो लोग अगर दियत अमाउंट लिया या अल्लाह के नाम पे माफ किया, वो लोग मुल्क ही छोड़कर चले गए, तो ये तो साबित करता है कि अंडर प्रेशर उनसे ये फैसला जो भी है पब्लिक से आप करवाते हैं।
और फाइनली इनकी रिजल्ट्स फिर यही आते हैं कि लोग बाहर आ जाते हैं और आप इससे ज़्यादा क्या अनसिक्योरिटी है कि एक मर्डरर जो है वो बाहर आ जाता है छूट के तो थोड़े आप दिनों में। ये समझते हैं कि जो रियासत है, वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर पाती या देखिए करने में नाकाम है मुकम्मल तौर देखिए, पे? जहाँ तक रियासत का स्टेट का सवाल है, जहाँ तक स्टेट का सवाल है, स्टेट जब उन्हीं लोगों के अंडर काम करती है, जो लॉ एनफोर्समेंट है, पुलिस है, कि पुलिस अगर उन्हीं लोगों के अंडर काम करती है, जो कि पावरफुल लोग हैं, जो कि रूलिंग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो मिनिस्टर है, वो भी उन्हीं से बिलॉन्ग करता है, उनका कुलीग है, तो आप सोच सकते हैं कि फाइनली आप सिक्योर कितने हैं। आप सिक्योर लोगों को नहीं कर पाएँगे, तो फिर यही होगा कि दियत अमाउंट के इश्यू पर या किसी अल्लाह के नाम के इश्यू पर ये केसेस विथड्रॉ हो जाएँगे और फिर एक जो है वो रूटीन बन जाएगी कि मर्डर करो और उनको प्रेशराइज़ करो, 5-10 लाख रुपए या जो भी है वो दो और जान छुड़ा के फिर आज़ादाना घूमो और आप देखेंगे कि अगर इस तरह की लीनियंसीज़ रही तो फिर आगे मामलात ख़राब होंगे। सर आखिरी और मुख्तसर सवाल है, वो ये है कि इसका अब नतीजा क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि सुप्रीम कोर्ट से नज़रसानी की दरख़्वास्त दायर की जाएगी। तो आप समझते हैं कि जो नज़रसानी की दरख़्वास्त अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ ऑफ़िस से दी भी जाती है बाकायदा तौर पर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कंसीडर करेगी और मुल्ज़मान को जेल से बाहर नहीं आने देगी? देखें जहाँ तक स्टेट का सवाल है कि शुरू से लेके स्टेट इस केस में कितनी सीरियस रही है, वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि इस केस में कंप्रोमाइज़ हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था व्हाट्सएवर। लेकिन उसके बाद अगर सेक्शन 6 उन्होंने निकाल दिया है और ऑब्ज़र्वेशन दे दी है कि इसमें एटीए बन नहीं रहा। जब एटीए बन नहीं रहा, तो उसके बाद कंप्रोमाइज़ एक्सेप्टेबल है, कंप्रोमाइज़ तो एक्सेप्ट हो गया। अब इसको रिन्यू कराना कि अपने ओपिनियन के खिलाफ वो ओपिनियन नहीं देंगे कि एक ओपिनियन डिक्लेयर उन्होंने कर दिया है, अब वो स्टेट जो है वो रिव्यू फाइल करेगी, तो वो उसपे अपने ओपिनियन के अगेंस्ट तो कोई ओपिनियन नहीं आएगा। ओपिनियन तो जो आ गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट है, हमें सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीद है कि इस चीज़ को नज़रसानी करेंगे, हो सकता है कोई अच्छा फैसला सर आए। आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि बहुत सारे इस तरह के जो हसास मामलात होते हैं, उसमें ख़ास तौर पर सिविल सोसाइटी बड़ा रोल प्ले करती है। आप बहुत सारे लोग जो है वो बाहर भी आते हैं और वुकला जो है अदालतों में जाके केसेस फाइट भी करते हैं। लेकिन जब बड़ी अदालतों के इस तरह के फैसले आते हैं, तो फिर सिविल सोसाइटी में बेहद मायूसी पाई जाती है कि अवाम को, शहरियों को, यहाँ के जो लोग हैं, उनको अगर इदारे महफूज़ नहीं कर सकेंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी महफूज़ नहीं कर सकेगा। देखिए तो फाइनल जी, प्लीज़। जी, जी सर। फाइनली हमारी सिक्योरिटी के लिए जो इदारे हैं, जो इदारे बनाए गए, जो कानून बनाए गए, कानून बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक इन इदारों से करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तो आप सिक्योर नहीं हो पाएँगे। ठीक है। और जब तक आप सिक्योर नहीं हैं, तो आप कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीज़न नहीं ले सकते। फिर तो वो जो जिसकी लाठी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चलता रहेगा और आप सफ़र करते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया। शाहरुख जतोई की लाठी भैंस से भी मामला आगे रहा कि वो जेल में उसने वक़्त गुज़ारा नहीं, जितना अरसा रहा, वो कभी अस्पतालों में रहा, कभी किधर रहा, कभी किधर रहा और यही हमारी जो सिक्योरिटी इदारे थे, उसको प्रोटेक्शन भी देते रहे और अगर पता भी था, तो आँखें बंद करके अपना काम चलाते रहे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त थैंक यू। दिया। अल्लाह हाफ़िज़।